तो आज की इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, एक्चुअली ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं है, बट ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट का काफ़ी सारा जगह पे यूज़ होता है। स्पेशली ह्यूमन ब्रीदिंग में हो गया, प्लांट ट्रांसपोर्ट में हो गया, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का काफ़ी सारा जगह पे इसका यूज़ होगा। तो मैं ये टॉपिक थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मतलब बहुत सारा टॉपिक इसमें मैं लिखा हुआ हूँ, तो मैं एक कंपाइलेशन वीडियो ही मान सकते हो आप लोग इसको। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले सॉल्यूशन, और बायोलॉजी हो या बायोलॉजी में ही मेनली जो सॉल्यूशन डिस्कस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस हो सकता है, गैस टू लिक्विड हो सकता है, सॉलिड 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 लिक्विड, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग बस लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या है? जो हम लोगों को लिक्विडिक, आफ्टर द सॉल्यूशन हम लोग को लिक्विडिक फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो अगर हम एक लिक्विडिक सॉल्यूशन को कंसीडर करके चले, तो उसमें दो कंपोनेंट होता है। एक को बोला जाता है सॉल्यूट, दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस अब सॉल्वेंट मिलके बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन सा है? जो लेसर क्वांटिटी में होगा इन द सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। और जो मोर क्वांटिटी में होगा इन द सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ओके। तो सॉल्यूट कौन सा होगा? जो कम अमाउंट में होगा। और सॉल्वेंट कौन सा होगा? ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ये एक बीकर है और एक पैन है, जो भी बोलो आप लोग, कोई यूटेंसिल्स इसको। इसमें मैंने पानी डाल रखा है, पानी लिक्विडिक फॉर्म में है, ठीक है। और उसमें हम लोग थोड़ा शुगर क्रिस्टल, जो है चीनी का दाना, वो ऐड कर रहे हैं। तो कोई भी इसको देख के ही बता पाएगा कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन सा है? वाटर है। कम अमाउंट में कौन सा है? शुगर क्रिस्टल है और चीनी है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? तो ये बन गया एक सोल्यूशन, ठीक है। अब सोल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा होगा? जो लेसर क्वांटिटी में होगा। तो लेसर क्वांटिटी में डेफिनेटली शुगर क्रिस्टल है, तो इसलिए शुगर क्रिस्टल यहाँ पे हो गया सॉल्यूट, ओके। और मोर क्वांटिटी में कौन सा है, जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं? वो है वाटर। तो ये हो गया चीनी और वाटर का मिला के जो सोल्यूशन हम लोगों को मिला है, जो लिक्विडिक फॉर्म में है। उसमें सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, एंड सॉल्यूट जो है वो शुगर क्रिस्टल है, हाँ? और ये टोटल जो हम लोग को सोल्यूशन मिला वो लिक्विडिक फॉर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये टॉपिक जितना आगे बढ़ूंगा, आप लोग थोड़ा ओपन, ब्रेन को थोड़ा ओपन करके बस इसको फील करने की कोशिश करना, थोड़ा खुद से भी सोचने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स उतना है नहीं इसमें, बट थोड़ा आप लोग अगर सोचोगे तो समझने में आसानी होगा। तो इन सोल्यूशन, अब ये सोल्यूशन हम लोगों ने लिया था, जिसमें सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा था? वाटर था। कम अमाउंट में कौन सा था? सोल्यूट, जिसे हम बोलते हैं, वो था शुगर क्रिस्टल, ठीक है। अब मान के चलो इसमें हम लोग और भी ज़्यादा पानी ऐड कर रहे हैं, मतलब सेम शुगर क्रिस्टल को हम लोग जैसे थे सोल्यूशन के अंदर उतना ही रखा। इसमें बस क्या किया हम लोग? और भी ज़्यादा पानी ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा? वाटर क्या था? सॉल्वेंट था, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ रहा है सोल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूट सेम है, जितना पहले लिया था उतना। सॉल्यूट को अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया, बस क्या किया उसमें? सॉल्वेंट और वाटर वाटर ऐड किया वहाँ पे। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी मतलब सॉल्यूशन, पहले मान के चलो कि ये बीकर था, इसमें मैंने 200 ग्राम ही चीनी मिलाया था। अब इसमें क्या कर रहा हूँ? 1 लीटर पानी में हम लोगों ने 200 ग्राम चीनी मिलाया था। अब इसमें क्या कर रहा हूँ? पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी एक से बना दिया 1.5 लीटर। तो क्या होगा? सोल्यूशन का डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा ना। डेंसिटी मतलब कितना गाढ़ा था सोल्यूशन, तो वो तो डिक्रीज करेगा। सिमिलरली हम लोग अगर इसमें शुगर ऐड करते रहे, तो फिर क्या होगा? सॉल्यूट ज़्यादा बढ़ेगा। सॉल्यूट बढ़ेगा मतलब सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो सॉल्वेंट क्या था? वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्यूट क्या था? शुगर। तो हम लोग जब ये सॉल्यूशन के अंदर फार्दर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, तो सॉल्वेंट को वाटर ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट तो बढ़ रहा है। सॉल्वेंट अगर बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो घट रहा है, ठीक है। मतलब खुद से थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और अगर हम लोग शुगर क्रिस्टल को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। तो उस केस में हम क्या वाटर एडिशनली ऐड नहीं कर रहे। पहले हम लोग अगर 1 लीटर लिए थे वाटर, तो अभी भी 1 लीटर ही है, बट इसमें क्या कर रहा है? 200 ग्राम जो शुगर था उसमें हम लोग एडिशनली और भी शुगर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। शुगर मॉलिक्यूल का मतलब शुगर क्रिस्टल जो है वो एडिशनली ऐड कर रहा है सेम पानी के अंदर। मतलब सोल्यूशन गाढ़ा ज़्यादा होता जाएगा, मतलब सोल्यूशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, है ना।
आई थिंक ये समझ गए आप लोग। इसके बाद आता है मेम्ब्रेन। बायोलॉजी में जनरली 3 तरह का मेम्ब्रेन हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक होता है परमेएबल मेम्ब्रेन, एक होता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, एक होता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें बायोलॉजी में जो यूज़ होता है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का ही होता है, ठीक है। परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक सेल है और ये एक सेल है, 2 सेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच वाला मेम्ब्रेन अगर परमिएबल है तो या इस सेल से इस सेल में या फिर इस सेल से इस सेल में, मतलब कोई भी बोथ डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल आराम से आ जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अलाउ कर देगा किसी को, सबको अलाउ कर देगा। कोई इसमें सिलेक्शन नहीं है कि तू जा नहीं सकता, तू जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जाना चाहे, आना चाहे, ऑल आर परमिटेड, ठीक है। तो इस तरह का मेम्ब्रेन जो है हम लोग उसको बोलेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी को रोकता नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है। देन आता है इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये किसी को भी अलाउ नहीं करता। मतलब ये मेम्ब्रेन हो गया, मतलब एकदम ब्लॉक कर देगा, इस सेल से इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, या फिर इस सेल से इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, मतलब पूरा ही ब्लॉक कर दिया। तो इसको बोलेंगे इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। अब बायोलॉजी में जो मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो मैंने सेल चैप्टर में भी पढ़ाया था ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर निकलसन ने दिया था। तो वो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? अलाउ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है? ये 2 सेल है, बीच वाला मेम्ब्रेन अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मान के चलो यहाँ से 3 डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूल यहाँ से जाना चाह रहा है, बट यहाँ पे पहुंच रहा है एक, मतलब दोनों को ब्लॉक कर रहा है, एक को ही बस जाने दे रहा है। मतलब ये कि सिलेक्ट कर रहा है कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। तो इस तरह का सिलेक्शन जो करता है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। तो हम लोग की बॉडी में जितना भी मेम्ब्रेन वगैरह मिलता है वो सब सेमी परमेबल ही होता है जनरली। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट पैटर्न। ट्रांसपोर्ट पैटर्न क्या है? देखो, ये एक मेम्ब्रेन है या फिर प्रोटीन चैनल है, ठीक है। सिम्पोर्ट 3 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है सिम्पोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट और दूसरा तीसरा होता है यूनिपोर्ट, ओके। सिम्पोर्ट में क्या है? इसमें दोनों मॉलिक्यूल को एक ही साथ जाएगा जब, तब हम बोल पाएंगे सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट वाला कंडीशन। मतलब इसमें कि 2 मॉलिक्यूलर मूवमेंट एक साथ होना चाहिए। 2 एरो दिया ना, मतलब 2 मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। सिम्पोर्ट में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तभी ये मूव कर पाएगा, ऐसे ऐसे एक एक मूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों को इकट्ठा एक साथ मूव करना होगा और किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो ऐसा केस जब होगा तब सिम्पोर्ट होगा। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एक मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा और एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए एरो का डायरेक्शन दोनों का ही इस साइड ही है। इसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या है? इसमें भी 2 मॉलिक्यूल एक साथ ही मूव करेगा, बट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इंडिपेंडेंटली एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा मूव करेगा बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यूनिपोर्ट में क्या है? यहाँ पे सिंगल एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो सकता है। तो मूवमेंट पैटर्न कितना हो गया? 3 तरह का हो गया। एक हो गया सिम्पोर्ट, दूसरा हो गया एंटीपोर्ट और तीसरा हो गया यूनिपोर्ट, ओके। अब आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। 2 डिफरेंट तरह का होता है। एक होता है अपहिल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है डाउनहिल और द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। तो अपहिल में क्या है? मैं यहाँ पे, आप मान के चलो ये एक हिल है, पहाड़ है, आप यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ से एक पत्थर को उठा के आपको ये पॉइंट पे लेके जाना है। तो इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अलोंग द हिल इसको लेके चल रहे हो, भारी पत्थर है, यहाँ पे लेके जा रहे हो, मतलब आपका क्या एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, उसके बावजूद भी आप पत्थर लेके, भारी पत्थर लेके या पॉइंट पे जा रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए बोला जाता है अप हिल। हिल के ऊपर साइड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और ये क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब वर्क करना पड़ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है अप हिल और एक्टिव, दोनों सेम ही टर्म है, अप हिल और एक्टिव। अप हिल क्यों? हिल के ऊपर साइड हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर साइड। और एक्टिव भी बोला जाता है इसलिए। अब आता है अपोजिट केस में, जो कि है डाउनहिल और पैसिव। अब मान के चलो ये पत्थर यहाँ पे ही था, पहाड़ के ऊपर था, आपको ये नीचे पहुंचाना है, मतलब ये धक्का दोगे पहाड़ के अलोंग, ये नीचे आ जाएगा। तो इसमें आपको एनर्जी उतना ज़्यादा खर्चा हो नहीं रहा है, जैसे इसको धक्का देने में जितना खर्चा है। ऐसा नहीं कि आप हिल में जैसे चर लेके चरना पड़ रहा था, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये खुद ही आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो इसे बोला जाता है डाउनहिल और पैसिव। मतलब इस पे मान के हम ये चल सकते हैं, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। मतलब एनर्जी इसमें उतना खर्चा हो नहीं रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ये भारी पत्थर लेके हम ऊपर चल रहे हैं, तो इसलिए आप हिल को एक्टिव भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का खर्चा हो रहा है
और डाउनहिल को पैसिव बोला जाता है क्योंकि ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि डाउनहिल मूवमेंट में ये खुद ब खुद ही नीचे आ जा रहा है, इसलिए इस पे कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सोल्यूशन समझाया। सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का ऐड करें या सॉल्यूट का ऐड करें क्या होता है सोल्यूशन में चेंजेस, वो समझ गए आप लोग। मेम्ब्रेन 3 तरह का होता है, मैंने वो बता दिया। ट्रांसपोर्ट पैटर्न किस 3 तरह का हो सकता है, एक सिम्पोर्ट, एक एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट एक। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है उसको हम 2 तरह से डील कर सकते हैं, एक है अपहिल और एक्टिव, दूसरा है डाउनहिल और पैसिव। इसमें क्या है, इसमें एनर्जी का खर्चा होता है, मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। डाउनहिल में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। अब सेल में, सेल ऑर्गेनेलीज में हम लोग पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेली पर थे, उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस और एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो जिसके लिए एनर्जी का खर्चा होता है, कहाँ से आता है, एटीपी से आता है, ठीक है। अब बस एटीपी ही नहीं है जो हमारे बॉडी में एनर्जी का सप्लाई कराता है, एटीपी अल्टीमेट फॉर्म है, मतलब ये मेन एनर्जी करेंसी है। NADP H प्लस ऑफ H प्लस, FADH2, GTP, ये सब भी एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। बट इसमें एटीपी में और ये एनर्जी करेंसी में, ये सब एनर्जी का फॉर्म है। जैसे एनर्जी हम लोगों का एनर्जी करेंसी एटीपी है, एटीपी ब्रेक करेगा तो बॉडी में एनर्जी सप्लाई होगा काम करने के लिए। इन सब का भी सेम ही फंक्शन है, ये सब भी जब टूटेगा तब एनर्जी सप्लाई करेगा और हम काम कर सकेंगे, ठीक है ना। बट इसमें इन तीनों में और एटीपी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, एटीपी डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई कर सकता है खुद ब्रेक होने के बाद, क्योंकि एटीपी में ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप को, मतलब मान के चलो ये एटीपी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। ये एक एक बॉन्ड जब टूटेगा तब बहुत ज्यादा, एक बॉन्ड टूटा बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा बॉन्ड टूटा हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तीसरा बॉन्ड टूटा हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड एक एक बॉन्ड टूटेगा, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 बॉन्ड, 3 फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो जब ये टूटता है तब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसलिए एटीपी को डायरेक्टली ये फॉस्फेट से फॉस्फेट मॉलिक्यूल वाला बॉन्ड को ये तोड़ेगा और ये एनर्जी सप्लाई करेगा। तो एटीपी डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, बट ये लोग भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, बट ये डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, इसको पहले एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सबसे एटीपी कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे इसको, ये सबसे एटीपी कन्वर्ट हो जाता है। अब एटीपी होने के बाद फिर जाके एटीपी टूटता है तब एनर्जी सप्लाई करता है, मतलब एटीपी हो गया क्या, डायरेक्ट एनर्जी, ये हो गया इनडायरेक्ट एनर्जी, क्योंकि इनको एनर्जी सप्लाई करने से पहले पहले एटीपी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा एटीपी में इन तीनों को, फिर जाके ये लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरा टॉपिक आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, डिफ्यूजन गैस ट्रांसपोर्ट मीन प्लांट बॉडी में हो गया या फिर एनिमल बॉडी में हो गया, गैस का ट्रांसपोर्ट के लिए मेन जो सिस्टम है, या तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नहीं, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी जो भी हो गया, उसमें गैसियस ट्रांसपोर्ट का मेन मीन्स क्या है, मेन सिस्टम क्या है, वो है डिफ्यूजन। ऑकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम, दोनों सिस्टम में ही हो सकता है, एक तो लिविंग बॉडी में हो रहा है, दूसरा नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाऊंगा ये चीज़ डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। Whereas facilitated diffusion और active transport occurred in the living system only, ये only होगा यहाँ पे, हाँ? डिफ्यूजन लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिस्टम में ही हो सकता है, ठीक है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक तरह का डिफ्यूजन है स्पेशलाइज्ड, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दोनों क्या है, ओनली स्ट्रिक्टली ये लोग बस लिविंग सिस्टम पे ही होगा, ठीक है। अब डिफ्यूजन कहाँ होता है, डिफ्यूजन होता है हाई कंसेंट्रेशन, मतलब जहां पे ज्यादा अमाउंट है वहां से कम अमाउंट की साइड पे होगा डिफ्यूजन, ठीक है। और हायर डिफ्यूजन प्रेशर, ज्यादा अमाउंट, इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं, ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होगा। अब हम समझाते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देके कि डिफ्यूजन चीज है क्या। अब मान के चलो आप बहुत बड़े से एक रूम के अंदर हो आप, ठीक है, रूम के अंदर एक कोने में हो, उस कोने में रहते हुए आप लोग एक डीओ स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया। तो पहले, अब थोड़ा इमेजिन करो इसको कैसे हो रहा है। पहले स्टेज में क्या होगा, पहले उस कोने में परफ्यूम का स्मेल आएगा, फिर धीरे 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 वो स्प्रेड करते रहेगा, फिर दूसरा कोना में जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते कुछ टाइम के बाद
ये पूरा रूम से ही वो परफ्यूम का स्मेल आने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फिनोमेनन हो रहा है वो है डिफ्यूजन। अब मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाऊं, आप मान के चलो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे स्प्रे किया परफ्यूम, अब ये स्प्रेड होने लगेगा, पहले इतने हिस्से में, फिर अगले इतने हिस्सों में, इतने हिस्सों में, इतने हिस्सों में, और एक टाइम के बाद एकदम इस कोने से ऑपोजिट डायगनली सबसे दूर वाले पॉइंट पे भी परफ्यूम का स्मेल आने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फेनोमेनन हो रहा है वो है डिफ्यूजन। अब ये तो नॉन लिविंग सिस्टम हो गया, रूम के अंदर कि डीओ स्प्रे कर रहे हैं। सेम चीज़ लिविंग सिस्टम में भी होता है। कहीं पे जैसे कि हम लोगों का रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग O2 को बॉडी में लेते हैं, CO2 को बाहर फेंक देते हैं। तो O2 को बॉडी के अंदर लेना एटमॉस्फेयर से, मतलब O2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है O2। और CO2 क्या है, बाहर कम है, बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन। ओके, ये हो गया लिविंग सिस्टम का एग्जाम्पल। और ये हो गया नॉन लिविंग सिस्टम का एग्जाम्पल। मैंने दोनों से एग्जाम्पल ही समझा दिया कि लिविंग में कैसा होता है, नॉन लिविंग में कैसा होता है। अब ये डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, थोड़ा टेक्निकलिटी में जाते हैं। डिफ्यूजन क्या है, फेनोमेनन तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि रूम के एक कोने में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, पहले इतने हिस्सों में, पहले इतने हिस्सों में, ऐसे ऐसे कि इसका स्मेल स्प्रेड करते रहेगा परफ्यूम का। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा रूम से ही वो परफ्यूम का स्मेल आएगा। इनिशियली बस इतने हिस्सों से आ रहा था, अब एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये पूरा रूम से आएगा ये परफ्यूम वाला स्मेल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेनोमेनन जो हो रहा है वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डिफ्यूजन में लिखा गया है हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अच्छा, कंसेंट्रेशन ही है ये, मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा है। हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन में डिफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पे आप डीओ स्प्रे कर रहे हो, यहाँ पे तो डीओ का कुछ स्मेल वगैरह पहले था नहीं, क्योंकि ये रूम तो पूरा ही, मतलब पहले परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ था, आप पहली बार यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किए, मतलब यहाँ पे परफ्यूम का कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनिशियली आपने स्प्रे किया जब, तब यहाँ पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हो गया हाई कंसेंट्रेशन वाला जोन फॉर परफ्यूम। अब ये वाला पॉइंट जो है, वहाँ पे तो परफ्यूम का स्मेल है नहीं, ये हो गया लो कंसेंट्रेशन वाला जोन। तो डिफ्यूजन यहाँ पे मैंने बोला क्या है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ परफ्यूम से लो कंसेंट्रेशन ऑफ द परफ्यूम में ट्रैवल हो रहा है। तो डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, डिफ्यूजन जनरली गैस मॉलिक्यूल में होता है, और ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला टर्म भी देख लेते हैं थोड़ा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है परफ्यूम का, परफ्यूम हम लोगों ने स्प्रे किया, मतलब परफ्यूम का जो गैस है, परफ्यूम मिक्स जो गैस है, उसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है मतलब प्रेशर भी ज़्यादा है गैस का। तो इसलिए इसको बोला जाता है हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफ्यूजन हो रहा है। आई थिंक आप लोग डिफ्यूजन को समझ गए होंगे, ठीक है। डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन गैसियस ट्रांसपोर्ट में, किसमें, प्लांट एनिमल बोथ, दोनों में ही डिफ्यूजन होता है। ऑकर इन द बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग सिस्टम, क्योंकि ये नॉन लिविंग सिस्टम वाला एग्जांपल हम लोग दे रहे थे। और हम लोग जो ब्रीदिंग प्रोसीडियर चला रहा है, जिसमें हम लोग बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सपेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन प्रेशर और कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट और एटमोसफियर, हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल स्टेट में हमेशा ही ऑक्सीजन क्वांटिटी कम ही रहता है। तो डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब बाहर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। लो डिफ्यूजन प्रेशर कहाँ पे, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से हाई टू लो की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीदिंग में ऑक्सीजन। अब CO2 के केस में अगर हम लोग देखें, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन मान लो या फिर डिफ्यूजन प्रेशर जो मान लो कम है, तो कहाँ से कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा, बॉडी के अंदर से एटमॉस्फेयर की तरफ। तो हो गया ना हम लोग का पर्पस पूरा, कि बॉडी के अंदर हम लोग ब्रीदिंग का पर्पस ही तो यही है, ऑक्सीजन को इंटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना। तो हो गया, बस ऐसे ही होता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये हो गया नॉन लिविंग सिस्टम में डिफ्यूजन, और हमारे ब्रीदिंग जो हो गया वो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग सिस्टम डिफ्यूजन, ओके। अब आता है डिफ्यूजन का एक स्पेशल कैटेगरी, जिसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब यहाँ पे पानी वाला कोई कंपाउंड इसको अंदर बाहर नहीं कर सकता, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफ्यूजन से डिफरेंट केस होता है, नाम ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल रहेगा, कोई प्रोटीन चैनल हो गया वो, या फिर कोई एक प्रोटीन रहेगा जो यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट अंदर टू बाहर या फिर बाहर टू अंदर करा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है फैसिलिटेटेड, मतलब कोई भी चीज़ फैसिलिटेट कर रहा है ये मूवमेंट को, इसलिए इसको बोला गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत जनरल केस है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए क्या देखें हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली हाइड्रोफोबिक ही होता है, ये तो हमने पढ़ा था, हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से भाई दूर भागता है, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को करीब लाता है। तो कोई हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये पानी वाले कंपाउंड से दूर ही रहना प्रेफर करेगा। तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी वाला कंपाउंड है, वो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान के चलो ये प्रोटीन कैरियर है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के थ्रू तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, दोनों एकदम ही ऑपोजिट नेचर का है। बट क्या होता है यहाँ पे हम लोग अगर एक कैरियर प्रोटीन रख देते हैं, तो कैरियर प्रोटीन का क्या करेगा, कैरियर प्रोटीन यहाँ से मॉलिक्यूल का मूवमेंट अंदर या बाहर करा सकता है आराम से। तो इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, ये कैरियर प्रोटीन कर रहा है। मतलब इस तरह का मूवमेंट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें कैरियर प्रोटीन का होना एकदम कंपलसरी है, इसलिए ये थोड़ा स्पेशल केस बन जाता है, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। अगला टर्म जो आता है वो है ऑस्मोसिस, ओके। हम लोग क्या देखे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन तरह का है। एक तो है परमिएबल, जो कोई भी मॉलिक्यूल को अलाउ कर देता है कि मूवमेंट करो तुम। नॉन परमिएबल, जो किसी को भी मूवमेंट करने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता। और तीसरा जो था वो था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजी में जितना भी मेम्ब्रेन होगा हम लोग पढ़ेंगे जनरली वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होगा। मतलब कोई मॉलिक्यूल को मूव करने देगा, कोई मॉलिक्यूल को मूव करने नहीं देगा। अब सॉल्यूशन में हम लोग को दो टॉपिक मिला था, दो कंपोनेंट मिला था, एक था सॉल्यूट, ओके, दूसरा मिला था क्या, सॉल्वेंट। ये जो ऑस्मोसिस है इसमें कौन सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा, पहले कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है इसमें बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव कर पाएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को मूव करने नहीं देगा। ये जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था ना, कोई मॉलिक्यूल को मूव करने दे रहा है, कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल को मूव करने नहीं दे रहा है, तो दे किसको रहा है मूवमेंट के लिए, अलाउ किसको कर रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को करेगा, ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मतलब एकदम कंप्लीट एक डेफिनेशन लिखा है, खुद से ही लिखा। तो इसमें जो मार्क किया हुआ लाइन है इसको बस फील करना है, तो ऑस्मोसिस क्लियर एकदम, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ओनली इन लिक्विडिक सोल्यूशन। अच्छा मैं ना एक चीज ये बोलने से पहले बता देना चाहता हूँ, मान के चलो कोई भी मॉलिक्यूल हो, मतलब कंडीशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मूवमेंट कौन सी साइड से कौन सी साइड पे होगा, एक एकदम ही प्रैक्टिकली समझो इसको। मान के चलो यहाँ पे एक यहाँ पे एक चेम्बर है, ठीक है, मतलब एकदम क्लासिक एग्जांपल आप मान के चलो कि ये एक चेम्बर है, रियल लाइफ एग्जांपल, और ये दूसरा चेम्बर है, बीच में ना पाइप से जुड़ा हुआ है ये दो, और इसमें हम लोग पूरा पानी भर रखा हूँ, और ये पूरा एम्प्टी है दूसरा वाला, ये एक एक चेम्बर वन जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, चेम्बर टू एकदम ही एम्प्टी है, खाली है। तो पानी का मूवमेंट हम लोग इन जनरल क्या देखते हैं, पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, भरे वाले जगह से खाली वाले जगह पे होगा, है ना। तो मतलब जहाँ पे अब इसको प्रेशर बोल लो, कंसंट्रेशन बोल लो, अमाउंट बोल लो, जो भी बोल लो, मतलब स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक टर्म यूज हो सकता है, बट है तो एक ही चीज कि ज़्यादा अमाउंट में होगा, पानी का ज़्यादा प्रेशर जहाँ पे होगा, या फिर पानी का कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा, यहाँ पे तो है ही खाली पूरा। तो मूवमेंट वही से कि ज़्यादा की साइड से कम की साइड पे होगा। ये सेम चीज़ हम लोग डिफ्यूजन में भी देखे थे कि ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द गैस या फिर ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द गैस से लो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द गैस की साइड पे होगा। अब क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी सेम चीज़ ही होता है, ज़्यादा से कम, बट इसमें क्या है कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये समझने के बाद अब हम लोग ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करेगा, कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, है ना। तो जिसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो है सॉल्यूट, और जिसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है वो है सॉल्वेंट। across semi-permeable membrane from higher concentration of the solvent
टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल का मूवमेंट है? बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट है। किसके थ्रू है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिस्ट्रिक्ट करता है, सॉल्यूट को जाने नहीं देता, बस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने देता है। कहाँ से? सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कैसे होनी चाहिए? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। मतलब यहाँ पे भी देखा था ना, यहाँ पे ज्यादा से कम की तरफ, यहाँ पे भी ज्यादा से कम की तरफ। बस क्या है इसमें रेस्ट्रिक्शन ये आ गया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए ही होगा ये, हाँ। अच्छा, अब हम देखते हैं टर्म में कैसे दो तीन टर्म यूज करेंगे तो मतलब कैसे सेम रहता है या डिफरेंट हो जाता है वो थोड़ा देखेंगे। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये टर्म का मतलब मोर सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेस सॉल्यूट भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में देखा था ना यहाँ पे 1 लीटर था पानी, 200 ग्राम था चीनी। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मिलाएंगे, 1.5 लीटर बनाया इसको, चीनी सेम है, मतलब सॉल्यूशन कैसा बन गया यहाँ पे? सॉल्यूशन बन गया मतलब लो डेंसिटी वाला, है ना, गाढ़ा कम हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म हम बोल सकते हैं? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा सॉल्यूट तो लेस होगा ही। और लेस डेंसर सोल्यूशन, सॉल्वेंट ज्यादा मतलब क्या? लेस डेंसर होगा ना सोल्यूशन, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था यहाँ पे ये वाले केस में कि वाटर मिला रहा है ज्यादा, सो मतलब सॉल्वेंट बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का डेंसिटी घट रहा है, ठीक है ना। टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब लेस सॉल्वेंट, मोर सॉल्यूट एंड मोर डेंसर सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। और क्या मूव करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, किसके थ्रू होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। मतलब इस यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला कंडीशन है, दूसरा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही जा सकता है, सॉल्यूट यहाँ पे जा नहीं सकता। अब सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसा होगा? ज्यादा से कम की तरफ, जैसे कि इन नेचर भी होता है, वो डिफ्यूजन में भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ऑस्मोसिस में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये एक बीकर लिया हम लोगों ने, कोई एक यूटेंसिल है। अब इसमें एक सॉल्यूशन बनाया, बीच में क्या रख दिया? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस साइड पे एक सोल्यूशन है, इस साइड पे एक सोल्यूशन है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने क्या बताया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो सकता है, सॉल्यूट का नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर देखो ये ग्रीन जो डॉट है, इसको मान के चलो सॉल्यूट, और बाकी जो पोर्शन जो है उस अंदर सॉल्यूशन में वो है सॉल्वेंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बाकी जो पोर्शन है वो है सॉल्वेंट, और यहाँ पे ग्रीन डॉट जो है वो है सॉल्यूट। तो देख के पता चल रहा है यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है। मतलब ये वाला सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा गाढ़ा है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो रिलेटिवली अगर कंपेयर करें तो कम है, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सॉल्यूट कम है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किस साइड पे होगा, मतलब ऑस्मोसिस किस साइड पे होगा, तो ऑस्मोसिस यहाँ पे सॉल्यूट कम है, मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट ज़्यादा से सॉल्वेंट कम की साइड पे होगा, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और इसी मूवमेंट को बोला जाता है ऑस्मोसिस। मतलब जो सॉल्यूशन गाढ़ा है उसके साइड पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा। ये सॉल्यूशन गाढ़ा है क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, ये सॉल्यूशन गाढ़ा कम है क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो सॉल्यूशन में हम लोग वाटर यूज़ किए, या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूवमेंट कहाँ पे होगा? लेस गाढ़ा सॉल्यूशन टू मोर गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है ना। बस ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। तो आप लोगों को बस ये डिफरेंट डायरेक्शन में ना इसको थोड़ा सोचना है, बस बाकी चीज़ें हैं आसान, यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं कुछ। बट आप लोगों को थोड़ा डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना है। बस कंडीशन ये है कि सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन रहेगा, मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर सॉल्यूशन यहाँ पे कम गाढ़ा है, यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों ने तीन टर्म तो ऑलरेडी देख लिया है, डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव भी देखा था हम लोगों ने कि आपल मूवमेंट जिसमें एनर्जी का यूज होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे लिखा है, क्या है पॉइंट, जैसे कि एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है? डिफ्यूजन में तो एनर्जी लगता ही नहीं है ना, क्योंकि डिफ्यूजन तो इन जनरली देखा था हम लोगों ने कि रूम के अंदर एक स्प्रे कर रहा हूँ, तो ये कंसेंट्रेशन या फिर डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ मूव करेगा, इसमें तो एनर्जी का खर्चा कोई हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो गया डाउनहिल और द पैसिव, मतलब यहाँ पे एनर्जी का खर्चा हो नहीं रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखा था, हाँ यहाँ पे प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होना जरूरी है, बट उसके लिए एटीपी या फिर एनर्जी का खर्चा तो नहीं हो रहा है। प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर पाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएगा, एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मान के चलो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आप
बाहर से ले इसलिए पा रहे हो क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, आपके बॉडी के अंदर कम है। बट इस प्रोसेस को अगर ये नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है? ये नॉर्मल ज़िंदगी जिसे बोलते हैं। बट क्या होता है, अगर इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स करना है आपको, क्योंकि नॉर्मली हो रहा है, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर तक मूव करेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग के केस में। बट अगर ऐसा आप करना चाहो, मतलब किसी का मौत हो सकता है, बट अगर ऐसा हो जाता है सिनेरियो कि ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी, ये तो नॉर्मली नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब क्या है, आप हिल है, आप ऐसा एक काम कर रहे हो जो कि बहुत कॉमन नहीं है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा? देखो, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन में कोई मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना है, बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली ये चीज़ हो पा रहा है, तो इसमें एनर्जी का खर्चा हो नहीं रहा है, ये हो गया डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। एक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे हाई टू लो कंसेंट्रेशन मूव कर रहा था, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन मूव करेगा, मतलब ये प्रोसेस पूरा रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स हो रहा है मतलब ये तो नॉर्मली हो नहीं रहा है, तो इसके लिए जहाँ पे ये नॉर्मली हो नहीं रहा, होता नहीं है, वहाँ पे एनर्जी का खर्चा होता है। तो एनर्जी का खर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, बट यहाँ पे हो रहा। मॉलिकुलर मूवमेंट कहाँ पे होगा, डिफ्यूजन में, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की साइड पे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी वही होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन साइड पे, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, मतलब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है यहाँ पे, है ना? तो इसलिए ही तो रिवर्स है, इसलिए ही तो एनर्जी का खर्चा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट पैटर्न इसमें क्या है, हाई टू लो मतलब डाउन हिल और पैसिव, हाई टू लो मतलब डाउन हिल और पैसिव, बट यहाँ पे क्या है, लो टू हाई, नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें आप हिल और एक्टिव, और इसलिए एनर्जी का खर्चा हो रहा है यहाँ पे। प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिफ्यूजन में तो नहीं लगता, हम लोगों ने यह देख लिया कि प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता गैस के लिए, डिफ्यूजन बस कंसेंट्रेशन का डिफरेंस ही होना चाहिए, हायर टू लोअर मूव कर लेगा खुद ब खुद ही, इसमें प्रोटीन प्रोटीन चाहिए नहीं होगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या है, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस होना तो चाहिए ही चाहिए, इसके लिए तो मूवमेंट के लिए वो तो है ही मैंडेट, बट इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटीन स्ट्रक्चर भी चाहिए, या तो कैरियर प्रोटीन होगा या फिर प्रोटीन चैनल होगा, प्रोटीन पंप होगा, कुछ भी हो, वो चाहिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन स्ट्रक्चर तो चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन स्ट्रक्चर चाहिए। ऑकरेंस कहाँ पे होता है, डिफ्यूजन बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग सिस्टम दोनों में ही होता है, मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया। लिविंग में क्या है, हम लोग जैसे ब्रीदिंग ले रहा है, वो वाला, वो हो गया क्या, लिविंग वाला एग्जांपल। और जैसे रूम के अंदर परफ्यूम और डिओ स्प्रे कर रहा है, वो क्या, नॉन लिविंग वाला एग्जांपल। तो डिफ्यूजन गैस के लिए कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों में ही हो सकता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, ओनली नॉन लिविंग सिस्टम, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो घर के अंदर या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो प्रोटीन नहीं रहता ना, तो फिर वो उसमें नहीं होगा। तो ओनली नॉन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में होगा, नॉन लिविंग पे नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहाँ होगा, ओनली लिविंग सिस्टम पे ही होगा, ठीक है? अच्छा, तो आखिरी वाला टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन का नेचर। सॉल्यूशन को जनरली डेंसिटी या कंसेंट्रेशन के हिसाब से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, तीसरा होता है हाइपरटोनिक, ओके? और इसको हम ऑस्मोसिस से भी आखिरी में रिलेट करेंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, दो सॉल्यूशन, ये ना बस कंपेयर किया जाता है, मतलब टोनिसिटी अगर हो, आइसोटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, ये एक से ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर कंपेयर करके बोला जाता है कि जो दो से मान के चलो, यहाँ पे हम लोग दो दो ऐसे सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं ना हर एक जगह पे, तो दो दो सॉल्यूशन में जो जिसमें ज़्यादा डेंसिटी होगा, सॉल्यूशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है ना? तो जो ज़्यादा डेंस सॉल्यूशन होगा वो दूसरे की एस्पेक्ट में, कंपैरिजन में हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है? और जो लेस डेंसिटी वाला होगा वो दूसरे की एस्पेक्ट में क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, ठीक है? मतलब क्या है, और आइसोटोनिक क्या होगा, आइसोटोनिक वो होगा व्हेन बोथ द सॉल्यूशन हैव द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द डेंसिटी, दोनों में। मतलब यहाँ पे अगर 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी ऐड किया है, और ये वाला सॉल्यूशन भी सेम ही है, 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी, मतलब ये सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन का डेंसिटी तो एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है ना, 1 लीटर पानी 200 ग्राम चीनी, इसमें भी 1 लीटर पानी 200 ग्राम चीनी, तो ये हो गया आइसोटोनिक, मतलब इसमें कोई कंसेंट्रेशन या फिर डेंसिटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, और इस तरह का सॉल्यूशन में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता नहीं है, चाहे वो डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट जो भी बोलो आप, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ ही मूव हो रहा था, यहाँ पे दोनों इक्वल है, ज़्यादा कम की बात ही नहीं है, तो इसलिए हो गया आइसोटोनिक, मतलब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ही नहीं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में।
अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक मैंने क्या बोला? लेस डेंस दो सॉल्यूशन को अगर कंपेयर करें, उसमें जो लेस डेंस है वो मोर डेंस की एस्पेक्ट में या फिर कंपैरिजन में हाइपोटोनिक हो गया। और दो सॉल्यूशन को अगर कंपेयर करें, जो मोर डेंस वाला सॉल्यूशन है वो लेस डेंस वाले सॉल्यूशन के कंपेयर में क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। अब मैंने क्या बोला था? सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? सॉल्यूशन का डेंसिटी बढ़ेगा जब, मतलब सॉल्यूशन जब गाढ़ा होगा, मतलब उसमें क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, है ना? अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। मोर डेंस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा। लेस डेंस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम। अब हम ऑस्मोसिस में क्या देखे थे? ऑस्मोसिस में क्या होता था? लेस डेंसर सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल रहा था ना, तब यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली कम है। मतलब ये वाला सॉल्यूशन का डेंसिटी कम है, ये वाला सॉल्यूशन का डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब इसमें ये भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट कम है, इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। मतलब हर डिफरेंट एंगल से आपको सोचना है, ठीक है ना? तो मूवमेंट कहाँ पे होगा? ऑस्मोसिस में क्या मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, इस साइड पे होगा ना, मतलब राइट टू लेफ्ट में मूव होगा। तो अगर हम इसको ऑस्मोसिस के साथ रिलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? दो सॉल्यूशन अगर हम रखें तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ तक होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की साइड से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा, है ना? मतलब हाइपोटोनिक में क्या है? सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन लेस डेंस है। यहाँ पे भी क्या था? सॉल्यूशन लेस डेंस था, लेस डेंस से मोर डेंस सॉल्यूशन की तरह भी मूव हो रहा था ना ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल का। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लेस डेंस सॉल्यूशन, मोर सॉल्वेंट। हाइपरटोनिक मतलब क्या है? मोर डेंस सॉल्यूशन, लेस सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस कहाँ होता है? मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट, या फिर लेस डेंसिटी वाला सॉल्यूशन टू मोर डेंसिटी वाला सॉल्यूशन की साइड पे होता है ना। तो अगर हम ऑस्मोसिस से रिलेट करना चाहे दो सॉल्यूशन को या फिर दो सेल को अगर हम रखें, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की साइड मूव करेगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं, ठीक है ना? समझ तो गए होंगे आप लोग शायद। ये मान के चलो आप इसमें पानी भर रखे हो, ठीक है ना? ये एक बीकर है या फिर जो भी है, इसमें आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हो, बादाम या फिर कुछ भी, जैसे कि वो हो गया रेजिन वगैरह कुछ रखे हो, ठीक है? किसमिस जिसे बोला जाता है। तो क्या हो जाता है? ओवरनाइट आप एक पानी में भिगो के रखो उसको, तो ये फूल सा जाता है, ठीक है? अब क्यों फूल जाता है? इसको ऑस्मोसिस से और ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करो आप लोग। किसमिस पहले ऐसा था, मतलब ऐसे पड़ा हुआ था, पानी में भिगो के रखा ओवरनाइट, तो ये फूल सा गया, ऐसे साइज में बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? किसमिस के अंदर सॉल्वेंट कम है ना? और बाहर पानी में रखा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, बाहर पानी है, इसमें सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? मतलब ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है? बाहर से अंदर की तरफ। तो पानी अंदर घुसेगा, पानी अंदर घुसेगा मतलब इसका इसको फुला देगा फिर, है ना? तो यही होता है किसमिस के साइड, ये इसमें केस में। तो आप लोगों को बस क्या करना है? आप लोगों को थोड़ा अपने से सोचना है, इसको रिलेट करना है रियल लाइफ में, ठीक है ना? तो फिर ये चीज़ टॉपिक बहुत आसान है, क्योंकि 100% टीचर इसको नहीं समझा पाएगा आप लोग अगर खुद से ये फील नहीं करोगे तो, है ना? मैंने वैसे कैसे समझ सकते हो, कैसे सोच सकते हो, मैंने इसका डायरेक्शन बता दिया। बाकी टॉपिक है तो बहुत इंटरेस्टिंग और इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा इस टॉपिक में, और काफ़ी जगह पे इसका यूज़ भी होता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह भी बनता है। उसमें वाटर पोटेंशियल, पार्शियल प्रेशर वगैरह देके क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। मैंने उतना कॉम्प्लेक्सिटी में गया नहीं हूँ, बस बेसिक बेसिक चीज़ें बता दिया मैंने। बाकी हम लोग जब ह्यूमन ब्रीदिंग पढ़ेंगे या फिर प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें तो काफ़ी सारा यूज़ होगा ये सब टॉपिक का। अब मान के चलो आप तो आधा प्लांट ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया इतना कंसेप्ट में ही, ठीक है ना? तो आप लोग ज़्यादा इसको थोड़ा एक बार देख लेना, नोट से एक बार रीड कर लेना, फिर अपने आप से एक दो बार सोचना इसको। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं तक रख रहे हैं। तो थैंक यू। आप लोग बस इसको रेडी कर लेना एक बार।